सिंधु घाटी के पुरुष देवता। पुरुष देवता एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा पद्मासन लगाए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरण। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है, पर यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। निस्संदेह हम लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक मिले हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। वृक्षों और पशुओं की पूजा। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कोई पशु मुहरों पर अंकित है। इनमें सबसे महत्व का है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जो गैंडा हो सकता है। उसके बाद महत्व का है कुबड़ वाला सांड। आज भी जब भी ऐसा सांड बाजार की गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। इसी तरह सींग वाले देवता के चतुर्दिश पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है कि उनकी भी पूजा होती थी। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाया जाता था। धर्मोपासना सूचक वस्तुओं के रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक न होगा, जो बात कांस्य युग के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तावीज़ बड़ी तादाद में मिले हैं। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसीलिए उनसे बचने के लिए तावीज़ पहनते थे। आर्येतर परंपरा से संबद्ध माने जाने वाले अथर्ववेद में अनेकों तंत्र मंत्र या जादू टोने दिए गए हैं और रोगों का तथा भूत प्रेतों का भगाने के लिए तावीज़ बनाए गए हैं। हड़प्पाई लिपि। प्राचीन मेसोपोटामियाई की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग संस्कृत से तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से, परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रियों और मेसोपोटामियाई के हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर हैं और हर एक में 2-4 ही शब्द हैं। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं, जिन्हें पिक्टोग्राफ कहते हैं, और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं है, बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु यह तो सिंधु प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। माप तौल। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया होगा। सिंधु क्षेत्र के नगर वासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदानों में माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के रूप में व्यवहित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। उनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही है। हाल तक 1 रुपया 16 आने का होता था। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। मृद भांड। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। मोहरें। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उसकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश सीलों पर लघु लेखों के साथ साथ एक लिंगी जानवर
एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। प्रतिमाएं। हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। सेलखड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई हैं। मृण मूर्तिकाएँ। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती हैं की बनी मूर्तिकाएँ मिली हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौनों के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ भी मिलती हैं, जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है। जहाँ मोहरें और प्रतिमाएँ मस्जिद देवता के साथ दक्षता के साथ बनाई गई हैं, वहीं ये मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं। इन दोनों कोटियों के शिल्पों के बीच जो अंतर है वह इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच अंतर का सूचक है। प्रथम कोटि की कलाकृतियों का उपयोग उच्च वर्ग के लोगों में होता था और द्वितीय कोटि का जन सामान्य में। प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हम कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाते हैं। उद्भव, उत्थान और अवसान। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। लगता है अपने अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती रही। सारी जीवन पद्धति में एकरूपता बनी रही। वही नगर योजना, वही मोहरें, वही मृण मूर्तियाँ और वही लंबे लंबे चर्ड फलक दिखाई देते रहे। लेकिन इस अपरिवर्तनीयता पर बहुत अधिक जोर देना ठीक नहीं होगा। हमें मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए, लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण हुई और क्षीण होते होते भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसका अंत जानना है। कई हड़प्पा पूर्व बस्तियों के अवशेष पाकिस्तान के निचले सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में तथा राजस्थान के कालीबंगा में मिले हैं। हड़प्पा पूर्व किसान उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में भी रहते थे, परंतु किस तरह इन देशी बस्तियों से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति उद्भूत हुई यह बात स्पष्ट नहीं है। नहीं हमें इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि इस उपमहादेश के हड़प्पाई नगरों के पनपने में किसी बाहरी प्रभाव का हाथ हो सकता है कि हड़प्पा की शहरी संस्कृति के विकास में मेसोपोटामिया के नगरों से कुछ प्रेरणा मिली हो, परंतु हड़प्पा संस्कृति देशी ढंग की थी, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो इसे पश्चिम एशिया की समकालीन संस्कृतियों से पृथक करते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है और इसमें सड़कों, नालियों और मलकुंडों की अच्छी व्यवस्था है। दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिनमें पक्का स्नानघर और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिम एशिया के नगरों में इस तरह की नगर योजना नहीं पाई गई है। संभवतः कीट द्वीप के नोसस नगर को छोड़ प्राचीन युग के किसी भी अन्य नगर में जल निकास का ऐसा उत्तम प्रबंध देखने को नहीं मिलता। हड़प्पाई लोगों ने पकी ईंटों के इस्तेमाल में जिस कौशल का परिचय दिया है वैसा पश्चिम एशिया वाले नहीं दे पाए। हड़प्पाइयों के मृदभांड और उनकी मोहरें अपने खास ढंग की हैं और इन पर अंकित पशुमंडल स्थानीय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी खास लिपि बनाई जिसका मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि से कोई साम्य नहीं है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि इसमें कांसे का उपयोग सीमित हुआ और ज़्यादातर पत्थर के औजार ही चलते रहे। अंत में हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र जितना विशाल था उतना विशाल और किसी भी समकालीन संस्कृति का नहीं था। हड़प्पा नगर की संरचना 5 किलोमीटर के घेरे में फैली हुई थी और इस तरह कांस्य युग में अपने ढंग की बृहत्तम संरचनाओं में आती है। अभी तक हड़प्पा जैसा नगर विस्तार अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिला है। मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं तो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी टिकी रहीं। हड़प्पा की नगर संस्कृति लगभग उसी समय लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ी और फिर ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ भाग में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घट गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। दूसरा मत यह है कि ज़मीनें धंस गईं या ऊपर उठ गईं, जिससे इसमें बाढ़ का पानी जमा हो गया। भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई।
जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया, पर इसका साक्ष्य बहुत कम है। कांस्य युग की इस विशालतम सांस्कृतिक सत्ता के विघटन के परिणाम क्या क्या हुए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हम नहीं जानते हैं कि क्या नगर के उजड़ जाने से वणिक और शिल्पी लोग देहात की ओर चले गए, वहाँ हड़प्पा के तकनीकी कौशलों को फैलाया। हमें सिंधु, पंजाब और हरियाणा की नागरिकोत्तर काल की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं है। सिंधु क्षेत्र के भीतर हम खेतिहरों की बस्तियां तो पाते हैं, लेकिन पूर्व काल की संस्कृति के साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं होता है। हमें स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी की अपेक्षा है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था। हड़प्पा संस्कृति शायद 1900 ईसा पूर्व तक जीती जागती रही। बाद में इसकी नागरिक अवस्था लुप्त सी हो गई, जिसके परिचायक थे सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर और निम्न स्तरीय शहर के बीच अंतर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल और काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड का निर्माण। इसकी शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देते हैं। इनका काल मोटे तौर पर 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। पहले इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर बतलाया जाता था, पर अब यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से अधिक जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा संस्कृतियाँ मूलतः ताम्र पाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। इनमें धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे जिनकी ढलाई आसान है, फिर भी कुल्हाड़ी, छेनी, कंगन, वक्र, अस्तूरा, बंसी और परछा मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग हड़प्पा संस्कृति की उत्तर अवस्था में गांवों में बस गए और खेती, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने का धंधा करने लगे। शायद देहातों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहूलियत हुई। गुजरात के प्रभास पाटन यानी सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान तो हड़प्पा संस्कृति के मानो औरस पुत्र हैं, किंतु उदयपुर के निकटवर्ती आहार में हड़प्पाई तत्व कुछ एक ही पाए जाते हैं। गिलुंद में, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, ईंटों की संरचनाएं भी मिली हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। यूँ पकाई हुई ईंटों के मिलने की खबर भगवानपुरा की उत्तर हड़प्पाई अवस्था के बारे में भी दी गई है, पर ईंट वाले स्तर का काल निर्धारण संदेहास्पद है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के गैरिक मृदभांड स्थल पर चंद ईंटें मिली हैं। फिर भी हड़प्पाई तत्व का प्रभाव मालवा की उस ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1700 से 1200 ईसा पूर्व पर, जिसकी सबसे बड़ी बस्ती नौदा टोली में है, बहुत कम है। जोरवे स्थलों पर भी जो तापी, गोदावरी और भीमा की घाटी में पाए गए हैं, वैसी ही है। जोरवे बस्तियों में सबसे बड़ी है दैमाबाद की बस्ती, जो करीब 22 हेक्टेयर में बसी है और जहां 4000 की आबादी हो सकती है। इसका स्वरूप आद्य नगरीय कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश जोरवे बस्तियां गांव ही हैं। नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में मिली हैं। यहाँ वे लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती और पशुपालन भी करते थे। वे मंद चाल वाले चाक पर बने काला धूसर ओबदार मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी और उसके बाद के उन मृदभांडों से मिलते हैं जो उत्तरी ईरान के पठार से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल पर काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे, जो आरंभिक नागरिकोत्तर काल के मृदभांडों से निकट संबंध जताते थे। इनसे प्रकट होता है कि हड़प्पा से संबद्ध नागरिकोत्तर संस्कृति से इनका संबंध था। जान पड़ता है कि हड़प्पाई लोगों ने चावल की खेती तब शुरू की जब वे हरियाणा में दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास पहुँचे। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे, जैसा कि हड़प्पा के मृदभांडों पर मिले कपड़े की छापों से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के उत्तर हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, उनमें आकृतियाँ अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिले हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर अवशेषों से सम्मिश्रित पाए गए हैं, लेकिन इस काल में हड़प्पा सम्मिश्रित पूर्ण विघटन की अवस्था में आ चुकी प्रतीत होती है। उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है और गुजरात में उत्तर काल में पत्थर के घनाकार बाट
और पकी मिट्टी की पिंडिकाएं नहीं मिलते हैं। आमतौर से सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों में मानव मूर्तिकाओं और वैशिष्ट सूचक चित्राकृतियों का अभाव है। यद्यपि गुजरात में वागदत्र अप्रचलित हो चुका था, पर उत्तर भारत में यह खूब चलता था। नागरिकोत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिम एशियाई केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया। लाजवर्द मणि, चर्ट, इंद्रगोप मणि, कार्नेलियन बीड तथा तांबे और कांसे के पात्र व्यापार वस्तुओं में या तो लुप्त हो चुके थे या विरल हो गए थे। यह सब स्वाभाविक था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उत्खनित अधिकांश उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतहों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ, छुरे और पसलीदार और सपाट चूल वाली छुरियाँ मिली हैं। ये कुछ बाहरी आक्रमण के संकेत देते हैं। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहाँ नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड हैं। नए प्रकार के मृदभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थानों पर भी मिले हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, जो आमतौर से वैदिक लोगों से जुड़े हैं। ये सारे काम उन अश्वारोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया से पहाड़ियों के रास्ते आए होंगे, लेकिन अधिकांश नए लोग पंजाब और सिंधु के हड़प्पाई नगरों के तहस नहस होने के बाद आए। यद्यपि वैदिक आर्य अधिकांशतः उसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे जहाँ एक समय हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी, फिर भी हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है कि सुदृढ़ हड़प्पाइयों और आर्यों के बीच कोई भारी संग्राम हुआ था। 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा संस्कृति के लोगों के साथ वैदिक संस्कृति वाले जत्थों का कहीं कहीं सामना हुआ होगा।